जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी से बात करने के बाद आपको गिल्ट महसूस हुआ हो, जबकि गलती आपकी थी ही नहीं? क्या कभी आपको अपनी ही यादों पर शक होने लगा हो, या फिर आप हर बार खुद को बदलने की कोशिश करते हो सिर्फ इसलिए कि सामने वाला नाराज ना हो जाए? अगर हां, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस मैनिपुलेशन की जो चिल्लाती नहीं, जो मारती नहीं, जो दिखती भी नहीं, लेकिन अंदर से आपको धीरे धीरे तोड़ देती है। ये ऑडियो बुक आपको किसी के खिलाफ नहीं भड़काएगी, ये आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाएगी, ताकि अगली बार कोई आपके दिमाग से खेले तो आप कंफ्यूज ना हो, क्लियर हो। और जब आप क्लियर होते हैं तो कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। इमोशनल मैनिपुलेशन की सच्ची शुरुआत वहां से नहीं होती जहां आपको दर्द होता है, वो वहां से शुरू होती है जहां आपको अच्छा लगता है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगता है, कोई आपको ध्यान से सुनता है, आपकी फीलिंग्स को वैलिडेट करता है, आपकी प्रॉब्लम्स को समझता है। आपको लगता है फाइनली कोई तो है जो मुझे समझता है। लेकिन साइकोलॉजी कहती है मैनिपुलेशन कभी फोर्स से नहीं आता, वो कनेक्शन से आता है। जब कोई इंसान आपकी इमोशनल नीड्स को पहचान लेता है, तभी असली खेल शुरू होता है। वो जान लेता है कि आपको अप्रिसिएशन चाहिए, आपको अकेलापन डराता है, आपको रिजेक्शन से डर लगता है, और यहीं से आपकी इमोशंस कंट्रोल का टूल बन जाती हैं। शुरुआत में वो आपकी बाउंड्रीज का सम्मान करता है, वो आपको स्पेशल फील कराता है, और धीरे धीरे आप इमोशनली इन्वेस्ट करने लगते हैं। अब ध्यान दीजिए, मैनिपुलेशन तब तक शुरू नहीं होता जब तक आप इमोशनली अटैच नहीं होते, क्योंकि बिना अटैचमेंट के कंट्रोल पॉसिबल ही नहीं है। धीरे धीरे एक सटल शिफ्ट आता है। पहले जो बातें रिक्वेस्ट थी वो एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं, और एक्सपेक्टेशंस पूरी ना हो तो डिसअपॉइंटमेंट दिखाया जाता है। आप नोटिस करते हैं कि आप पहले से ज्यादा एक्सप्लेन करने लगे हैं, ज्यादा जस्टिफाई करने लगे हैं, और कहीं ना कहीं खुद को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं से साइकोलॉजी का एक डेंजरस लूप शुरू होता है। आप अप्रूवल चाहते हैं और सामने वाला अप्रूवल को करेंसी बना लेता है। वो आपको ओपनली कंट्रोल नहीं करता, वो आपको ये महसूस कराता है कि कंट्रोल आपके हाथ में है, बस अगर तुम ऐसा कर लो तो सब ठीक हो जाएगा। और आप सोचते हैं थोड़ा एडजस्ट कर लूं, रिलेशनशिप बच जाएगी। लेकिन सच ये है, हर बार जब आप खुद को दबाते हैं, मैनिपुलेशन और गहरा हो जाता है। इमोशनल मैनिपुलेशन की सबसे बड़ी पहचान यही है, ये आपको इमीडिएटली दर्द नहीं देता, ये आपको धीरे धीरे खुद से दूर करता है। आप हंसते हैं, बात करते हैं, नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर कहीं कंफ्यूजन रहता है, एक कांस्टेंट सेल्फ डाउट। आप ये नहीं पूछते वो गलत है या नहीं, आप पूछने लगते हैं शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। और यही मोमेंट है जहां मैनिपुलेशन जन्म ले चुका होता है। याद रखिए, जहां आपको बार बार खुद को छोटा करना पड़े, जहां आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन करनी पड़े, जहां आपको डर लगे कि सच बोल दिया तो सामने वाला बदल जाएगा, वहीं से इमोशनल मैनिपुलेशन की असली शुरुआत होती है। ये शुरुआत ड्रामेटिक नहीं होती, ये बहुत शांत होती है, और इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। इमोशनल मैनिपुलेशन को समझने के लिए सबसे पहले एक बात क्लियर करनी जरूरी है। ये गुस्से, लड़ाई या अब्यूज से शुरू नहीं होता, ये साइकोलॉजी से शुरू होता है। साइकोलॉजी कहती है कि हर इंसान की कुछ इमोशनल नीड्स होती हैं। अप्रूवल की जरूरत, एक्सेप्ट होने की चाह, अकेले ना रहने का डर, और प्यार खो देने का फियर। इमोशनल मैनिपुलेशन तब होता है जब कोई इंसान जानबूझकर इन नीड्स का इस्तेमाल करके आपको कंट्रोल करने लगता है। ये कंट्रोल जबरदस्ती नहीं होता, ये इनविजिबल होता है। मैनिपुलेशन में सामने वाला आपकी फीलिंग्स को बदलता नहीं है, वो आपकी फीलिंग्स की दिशा बदल देता है। आप सोचते हैं कि आप अपने फैसले खुद ले रहे हैं, लेकिन असल में आपके डिसीजंस गिल्ट, फियर या अप्रूवल से ड्रिवन होते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है इमोशनल डिपेंडेंसी क्रिएट करना। जब आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी किसी और के रिएक्शंस पर डिपेंड करने लगे, वहीं से मैनिपुलेशन शुरू हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, हर इन्फ्लुएंस मैनिपुलेशन नहीं होता, लेकिन जब इन्फ्लुएंस आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को कम करने लगे, जब आपको खुद से कॉम्प्रोमाइज करवाया जाए, तो वो मैनिपुलेशन बन जाता है। इमोशनल मैनिपुलेशन में सामने वाला आपको कंफ्यूज रखता है, क्योंकि कंफ्यूजन में इंसान सवाल नहीं करता। जब आप क्लियर होते हैं तो आप बाउंड्रीज सेट करते हैं, और मैनिपुलेटर्स बाउंड्रीज से डरते हैं। इसलिए साइकोलॉजी का एक कॉमन पैटर्न होता है, पहले कनेक्शन बनाओ, फिर डिपेंडेंसी, फिर कंट्रोल। आप नोटिस करेंगे कि इमोशनल मैनिपुलेशन में आपकी एनर्जी ज्यादा खर्च होती है,
आप ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं और फिर भी आपको लगता है कि आप इनफ नहीं हैं। साइकोलॉजी कहती है जहां आपको बार बार खुद को साबित करना पड़े वहां पावर इम्बैलेंस होता है। मैनिपुलेशन का कोर मैकेनिज्म यही है, पावर को साइलेंटली शिफ्ट करना। धीरे धीरे सामने वाला सही गलत तय करने लगता है। आपकी फीलिंग्स वैलिड नहीं रहती, लेकिन उसकी फीलिंग्स प्रायोरिटी बन जाती हैं। और सबसे डेंजरस हिस्सा यह होता है, आप खुद को दोष देने लगते हैं। जब इंसान खुद को दोष देने लगे तो उसे कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। याद रखिए, इमोशनल मैनिपुलेशन कोई एक्सीडेंट नहीं होता, ये एक कॉन्शियस पैटर्न होता है जो तब तक चलता है जब तक आप इमोशनली अवेयर नहीं हो जाते। और अवेयरनेस ही मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है। गिल्ट ट्रिपिंग इमोशनल मैनिपुलेशन का सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हथियार है, क्योंकि गिल्ट इंसान को बिना जोर लगाए झुका देता है। इसमें सामने वाला आपको सीधे कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करता, वो आपको ये महसूस कराता है कि अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो आप गलत इंसान हैं। वाक्य बहुत सिंपल होते हैं, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, अगर तुम सच में केयर करते तो सब कुछ मैं ही क्यों करता हूं। यहां ध्यान दीजिए, वो अपनी जिम्मेदारी को आपकी जिम्मेदारी बना देता है। साइकोलॉजी कहती है कि गिल्ट तब काम करता है जब इंसान एम्पैथेटिक होता है। जो लोग सेंसिटिव होते हैं, केयरिंग होते हैं, वही लोग गिल्ट ट्रिपिंग के सबसे आसान टारगेट्स बनते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन रुक जाते हैं, क्योंकि सामने वाला खुद को पीड़ित की तरह पेश कर चुका होता है। अब अगर आप अपनी बात रखेंगे तो आप सेल्फिश लगेंगे। धीरे धीरे आप अपनी नीड्स को सप्रेस करने लगते हैं। आप सोचते हैं चलो छोड़ो, सामने वाला दुखी हो जाएगा। यहीं पावर शिफ्ट हो जाता है। गिल्ट ट्रिपिंग में सामने वाला खुद को कमजोर दिखाता है, लेकिन असल में कंट्रोल उसके हाथ में होता है। एक सटल पैटर्न बनता है, वो दुखी दिखेगा, आप गिल्टी महसूस करेंगे। वो चुप हो जाएगा, आप समझौता कर लेंगे। साइकोलॉजी इसे इमोशनल ब्लैकमेल कहती है, क्योंकि इसमें प्यार या सैक्रिफाइस का इस्तेमाल डर पैदा करने के लिए किया जाता है। आप नोटिस करेंगे कि गिल्ट ट्रिपिंग के बाद आप थक जाते हैं, मेंटली एग्जॉस्टेड, क्योंकि आप अपनी इच्छा नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे होते हैं। सबसे डेंजरस बात यह है कि आपको लगता है कि आप अच्छे इंसान बन रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप खुद को खो रहे होते हैं। याद रखिए, किसी की फीलिंग्स की जिम्मेदारी लेना और किसी की मैनिपुलेशन का बोझ उठाना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जहां आपको बार बार गिल्ट महसूस कराया जाए, वहां प्यार नहीं, कंट्रोल काम कर रहा होता है। और गिल्ट से किया गया कोई भी फैसला आपका नहीं। गैसलाइटिंग इमोशनल मैनिपुलेशन का सबसे खतरनाक रूप इसलिए होता है क्योंकि इसमें आपका दिल नहीं, आपका दिमाग निशाना बनता है। इसमें सामने वाला आपकी फीलिंग से नहीं, आपकी रियलिटी से खेलता है। आप कुछ क्लियरली याद करते हैं, आपको पता होता है कि क्या कहा गया था, क्या हुआ था, लेकिन जवाब आता है मैंने ऐसा कभी कहा ही नहीं, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, तुम्हें गलत याद है। शुरुआत में आप इग्नोर कर देते हैं, आप सोचते हैं शायद मुझे ही कंफ्यूजन हो गया होगा, लेकिन यही गैसलाइटिंग की पहली जीत होती है, जब आप अपने एक्सपीरियंस पर डाउट करना शुरू कर देते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि गैसलाइटिंग का मकसद एक ही होता है, आपकी सेल्फ ट्रस्ट तोड़ना। जब इंसान खुद पर भरोसा खो देता है तो वो दूसरों के वर्जन ऑफ रियलिटी पर डिपेंड करने लगता है। धीरे धीरे एक पैटर्न बनता है, आप सवाल उठाते हैं और हर बार जवाब मिलता है तुम ड्रामेटिक हो, तुम सेंसिटिव हो, तुम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। अब प्रॉब्लम आपकी बात नहीं रहती, प्रॉब्लम आप बन जाते हैं। आप एक्सप्लेन करने लगते हैं, प्रूफ देने लगते हैं, चैट्स दिखाते हैं, बातें याद दिलाते हैं, लेकिन गैसलाइटर को प्रूफ की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ आपको कंफ्यूज रखना होता है। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है, जब आपका दिमाग दो रियलिटीज के बीच फंस जाता है, एक जो आपने फील की और एक जो आपको बार बार बताई जा रही है। इस कंफ्यूजन में इंसान थक जाता है और थका हुआ इंसान रेजिस्टेंस नहीं करता। सबसे खतरनाक स्टेज तब आती है जब आप खुद से कहते हैं शायद गलती मेरी ही है। याद रखिए, जहां आपको बार बार अपनी यादों, अपनी फीलिंग्स और अपने परसेप्शन को जस्टिफाई करना पड़े, वहां गैस लाइटिंग चल रहा होता है। हेल्दी रिलेशनशिप्स क्लैरिटी देते हैं, गैस लाइटिंग कंफ्यूजन देता है। और जो इंसान आपको खुद पर शक करना सिखा दे, वो आपको कंट्रोल करना सीख चुका होता है। लगातार क्रिटिसिज्म कभी भी अचानक हार्श नहीं होता,
ये बहुत धीरे धीरे ऑलमोस्ट केयरिंग टोन में शुरू होता है। शुरुआत में बातें ऐसी होती हैं, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, अगर मैं न बताऊं तो कौन बताएगा, मैं सच बोलता हूं इसलिए कड़वा लगता है। आपको लगता है ये ऑनेस्टी है, ये गाइडेंस है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है जब क्रिटिसिज्म आपको बेहतर बनाने के बजाय छोटा महसूस कराए तो वो फीडबैक नहीं, मैनिपुलेशन होता है। धीरे धीरे आप नोटिस करते हैं कि आप जो भी करें उसमें कमी ही निकलती है। आपकी अचीवमेंट्स नॉर्मल हो जाती हैं, लेकिन आपकी मिस्टेक्स हाईलाइट की जाती हैं। आप सक्सेसफुल हों तो कहा जाता है इतना भी कुछ खास नहीं है, आप फेल हों तो कहा जाता है मुझे पहले से पता था। इस पैटर्न का साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत गहरा होता है। आपकी सेल्फ एस्टीम साइलेंटली गिरने लगती है। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ वर्थ इरोजन कहा जाता है, जब इंसान अपनी वैल्यू बाहर के अप्रूवल से मेजर करने लगे। अब आप कॉन्फिडेंट डिसीजंस नहीं लेते, आप पूछते हैं तुम्हें क्या लगता है, मैं सही कर रहा हूं ना? यहीं पावर शिफ्ट हो जाता है। क्रिटिसिज्म का असली मकसद आपको सुधारना नहीं होता, आपको डिपेंडेंट बनाना होता है। जब आपकी वैल्यू आपको नहीं दिखती तो जो व्यक्ति आपको जज कर रहा है वही आपके लिए अथॉरिटी बन जाता है। सबसे डेंजरस बात यह है, आप धीरे धीरे उसी वॉइस को अपनी इनर वॉइस बना लेते हैं। अब वो आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, अब आप खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप खुद से कहते हैं मैं इनफ नहीं हूं, मुझ में ही कुछ कमी है। याद रखिए, हेल्दी रिलेशनशिप्स में फीडबैक होता है, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ। जहां आपकी डिग्निटी कम की जाए, जहां आपको बार बार इंफीरियर फील कराया जाए, वहां प्यार नहीं, कंट्रोल काम कर रहा होता है। आपकी वैल्यू कोई तय नहीं करता, और जो आपको छोटा महसूस कराए वो आपको संभाल नहीं रहा, वो आपको शेप कर रहा है अपने फायदे के लिए। साइलेंट ट्रीटमेंट बाहर से देखने में बहुत हार्मलेस लगता है। कोई चिल्ला नहीं रहा, कोई गाली नहीं दे रहा, कोई लड़ाई नहीं कर रहा, बस बात नहीं कर रहा। लेकिन साइकोलॉजी कहती है साइलेंस भी एक लैंग्वेज होती है, और कभी कभी ये सबसे ज्यादा जोर से बोलती है। साइलेंट ट्रीटमेंट में सामने वाला आपको इग्नोर करके आपको पनिश करता है, आपको ये समझाने के लिए कि आपने कुछ गलत किया है, भले ही आपको ये ना पता हो कि गलती क्या थी। आप मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं या बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने से जवाब नहीं आता। अब ध्यान दीजिए, ये साइलेंस पीस के लिए नहीं होती, ये पावर के लिए होती है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल विड्रॉल कहा जाता है, जब प्यार, अटेंशन और कम्युनिकेशन को अचानक रोक दिया जाए ताकि सामने वाला बेचैन हो जाए। आप सोचने लगते हैं मैंने क्या कह दिया, कहीं ज्यादा तो नहीं बोल दिया, चलो मैं ही माफी मांग लेता हूं। यही मैनिपुलेशन सफल हो जाता है। साइलेंट ट्रीटमेंट आपको बोलने नहीं देता, यह आपको डराता है। आप अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन डर लगता है कि फिर से साइलेंस न मिल जाए। धीरे धीरे आप कन्फ्रंटेशन से बचने लगते हैं। आप सच नहीं बोलते, सिर्फ शांति बनाए रखने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजी कहती है जब कोई इंसान साइलेंस से कंट्रोल करता है तो वो इमोशनल सेफ्टी तोड़ रहा होता है। सबसे डेंजरस हिस्सा तब आता है जब आपको लगता है कि कम्युनिकेशन मांगना आपकी कमजोरी है। आप खुद से कहते हैं शायद मुझे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, शायद मुझे ही एडजस्ट करना चाहिए। लेकिन याद रखिए, हेल्दी रिलेशनशिप में साइलेंस हीलिंग के लिए होता है, सजा देने के लिए नहीं। जहां चुप्पी से आपको झुकाया जाए, जहां साइलेंस से आपको डराया जाए, वहां कनेक्शन नहीं, मैनिपुलेशन चल रहा होता है। और जो आपको बात करने से डराने लगे, वो आपको समझना नहीं चाहता, वो आपको कंट्रोल करना चाहता है। शर्तों वाला प्यार सबसे खामोश लेकिन सबसे गहरा जख्म देता है, क्योंकि इसमें प्यार कभी पूरी तरह जाता नहीं, बस कंट्रोल में बदल जाता है। शुरुआत में आपको लगता है कि सब ठीक है। जब आप उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करते हैं तो आपको अटेंशन मिलती है, अप्रिसिएशन मिलती है, क्लोजनेस मिलती है। लेकिन जैसे ही आप अपने हिसाब से सोचते हैं, एक दूरी आ जाती है। साइकोलॉजी कहती है कंडीशनल लव में प्यार रिवॉर्ड बन जाता है और इंसान रिवॉर्ड के लिए खुद को बदलने लगता है। आप नोटिस करते हैं कि आपकी बात तभी सुनी जाती है जब आप सही तरीके से बिहेव करते हैं। अगर आप अग्री करते हैं तो सब स्मूथ रहता है, अगर आप डिसअग्री करते हैं तो कोल्डनेस शुरू हो जाती है। धीरे धीरे आप अपनी इंडिविजुअलिटी को सप्रेस करने लगते हैं। आप सोचते हैं अगर मैं ऐसा ना करूं तो शायद वो बदल जाएंगे। साइकोलॉजी में इसे अप्रूवल डिपेंडेंसी कहा जाता है, जब आपकी सेल्फ वर्थ इस बात पर डिपेंड करने लगे कि सामने वाला आपसे खुश है या नहीं। सबसे पेनफुल हिस्सा ये होता है, आप खुद को प्रूव करने की रेस में लग जाते हैं। आप ज्यादा एफर्ट डालते हैं, ज्यादा सैक्रिफाइस करते हैं,
लेकिन प्यार हमेशा कंडीशनल ही रहता है। कभी कभी शर्तें बोली नहीं जाती, बस महसूस कराई जाती हैं। आप समझ जाते हैं अगर मुझे एक्सेप्टेड रहना है तो मुझे खुद को एडजस्ट करना होगा। याद रखिए, प्यार कंट्रोल का टूल नहीं होता। हेल्दी लव में एक्सेप्टेंस होता है, नेगोशिएशन हो सकती है, लेकिन अप्रूवल की भीख नहीं मांगनी पड़ती। जहां आपको खुद होना छोड़ना पड़े, जहां प्यार पाने के लिए आपको बदलना पड़े, वहां प्यार नहीं मैनिपुलेशन काम कर रहा होता है। आपको डिजर्व नहीं करना पड़ता कि आप कौन हैं, आप पहले से इनफ हैं। और जो प्यार शर्तों पर मिले वो प्यार नहीं, एक साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप हमेशा हारते हैं। डिटैचमेंट शब्द सुनते ही ज्यादातर लोगों को लगता है कि इसका मतलब है छोड़ देना, दूर हो जाना या रिलेशनशिप तोड़ देना। लेकिन साइकोलॉजी में डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता। डिटैचमेंट का मतलब है इमोशनली फ्री होना, इमोशनली नंब नहीं। आप सामने वाले से जुड़े रहते हैं लेकिन उनके रिएक्शन से नियंत्रित नहीं होते। मैनिपुलेशन वहीं खत्म होता है जहां इमोशनल डिपेंडेंसी खत्म होती है। डिटैचमेंट की असली ताकत यही है। जब आप डिटैच होते हैं तो सामने वाले की मूड स्विंग्स आपके फैसले तय नहीं करते। आप ये समझ जाते हैं कि आपकी वर्थ उनकी अप्रूवल से नहीं आती। साइकोलॉजी कहती है मैनिपुलेटर्स कंट्रोल खो देते हैं जब उन्हें इमोशनल रिएक्शन नहीं मिलता। आप नोटिस करेंगे जब आप हर बात पर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं तो ड्रामा अपने आप कम होने लगता है। डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड बनना नहीं है, मतलब कॉन्शियस बनना है। आप सुनते हैं लेकिन अंदर से टूटते नहीं। आप ऑब्जर्व करते हैं लेकिन खुद को ब्लेम नहीं करते। डिटैचमेंट आपको क्लैरिटी देता है और क्लैरिटी से बाउंड्रीज बनती हैं। जब आप इमोशनली डिटैच होते हैं तो आप गिल्ट से नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट से डिसीजन लेते हैं। आप ये नहीं पूछते कि वो क्या सोचेगा, आप पूछते हैं ये मेरे लिए सही है या नहीं। सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब सामने वाला वही पुराने ट्रिक्स इस्तेमाल करता है और आप अंदर से शांत रहते हैं। नो आर्ग्यूमेंट, नो जस्टिफिकेशन, नो बेगिंग, बस एक इनर कॉन्फिडेंस कि आप खुद के साथ खड़े हैं। याद रखिए, डिटैचमेंट आपको अकेला नहीं बनाता, डिटैचमेंट आपको मजबूत बनाता है। और जब आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हैं तो कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि मैनिपुलेशन वहीं तक चलता है जहां तक आप खुद को खो देते हैं। और डिटैचमेंट का मतलब है खुद को वापस पा लेना। बाउंड्रीज बनाना कोई एग्रेशन नहीं है, बाउंड्रीज क्लैरिटी है। लेकिन ज्यादातर लोग बाउंड्रीज इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उन्हें डर लगता है लोग क्या सोचेंगे, रिश्ता टूट ना जाए, सामने वाला बुरा न मान जाए। साइकोलॉजी कहती है जो रिश्ता बाउंड्रीज से टूटता है वो पहले से ही अनहेल्दी होता है। सबसे पहला स्टेप है खुद के इमोशंस को सीरियसली लेना। अगर कोई बात आपको बार बार अनकंफर्टेबल करती है तो वो सिग्नल है, वीकनेस नहीं। दूसरा स्टेप है क्लियर कम्युनिकेशन विदाउट एक्सप्लेनेशन ओवरलोड। बाउंड्रीज जस्टिफाई नहीं की जाती, उन्हें कामली बताया जाता है। जैसे इस तरह बात करना मुझे ठीक नहीं लगता, मैं इस बात पर कंफर्टेबल नहीं हूं, बस। नो डिबेट, नो डिफेंस। तीसरा स्टेप है कंसिस्टेंसी। बाउंड्री एक बार बोलकर छोड़ देने की चीज नहीं है, हर बार उसे सेम तरीके से मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप आज अलाउ करेंगे और कल रोकेंगे तो सामने वाला कंफ्यूज नहीं होगा, वो टेस्ट करेगा। चौथा स्टेप है कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सेप्ट करना। बाउंड्रीज लगाने के बाद लोग नाराज हो सकते हैं, डिस्टेंस आ सकता है, लेकिन याद रखिए ये डिस्टेंस सेफ्टी के लिए होता है, पनिशमेंट के लिए नहीं। पांचवा स्टेप है इमोशनल कंट्रोल। मैनिपुलेटर्स रिएक्शन चाहते हैं, अगर आप शांत रहते हैं तो बाउंड्री खुद मजबूत हो जाती है। छठा स्टेप है गिल्ट को पहचानना और उसे पास होने देना। गिल्ट आएगा, लेकिन गिल्ट का मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। साइकोलॉजी कहती है हीलिंग में गिल्ट नॉर्मल है। सबसे आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप है सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी बनाना। बाउंड्रीज का मतलब सामने वाले को बदलना नहीं है, बाउंड्रीज का मतलब है खुद को बचाना। आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते, लेकिन आप खुद को तो सुरक्षित रख सकते हैं। और जब आप खुद के साथ खड़े होते हैं तो रिलेशनशिप्स खुद डिसाइड कर लेती हैं कि वो आपके लाइफ में रहनी है या नहीं। अब जरा एक पल के लिए रुककर खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने इस पूरी जर्नी में खुद को कहीं ना कहीं पहचानते हुए महसूस किया? अगर हां, तो सबसे पहले यह समझ लीजिए आप कमजोर नहीं हैं, आप नॉर्मल हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन का शिकार वही लोग होते हैं जो इमोशनली अवेयर होते हैं।
जो केयर करते हैं, जो रिलेशनशिप्स को सीरियसली लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब केयर सेल्फ सैक्रिफाइस में बदल जाए। इस पूरी ऑडियो बुक का एक ही कोर मैसेज है, सेल्फ रिस्पेक्ट कोई ऑप्शन नहीं है, ये फाउंडेशन है। जब सेल्फ रिस्पेक्ट स्ट्रांग होती है तो मैनिपुलेशन टिक नहीं पाता, टॉक्सिक बिहेवियर खुद एक्सपोज हो जाता है। आप किसी को बदलने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, आप किसी को हील करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, और आप किसी की मूड स्विंग्स के अकॉर्डिंग अपनी वर्थ एडजस्ट करने के लिए यहां नहीं है। हेल्दी रिलेशनशिप्स में डर नहीं होता, कंफ्यूजन नहीं होता, सेल्फ डाउट नहीं होता। जहां आपको बार बार खुद को समझाना पड़े, जहां आपको छोटा महसूस कराया जाए, जहां आपको चुप रहकर पीस बनाए रखना पड़े, वहां पीस नहीं सप्रेशन होता है। याद रखिए, जो आपको खोकर मिले वो प्यार नहीं हो सकता। आपका सम्मान, आपकी बाउंड्रीज और आपकी मेंटल पीस, ये तीनों नॉन नेगोशिएबल हैं। और जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं तो आप अकेले नहीं होते, आप अलाइंड होते हैं। अलाइंड विद क्लैरिटी, अलाइंड विद ट्रूथ, अलाइंड विद सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर ये ऑडियो बुक आपको थोड़ा भी क्लैरिटी दे पाई हो, अगर किसी एक सेंटेंस ने भी आपको अंदर से स्ट्रांग फील कराया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही साइकोलॉजिकल, रियल लाइफ और सेल्फ रिस्पेक्ट बेस्ड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए इस ऑडियो बुक का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा रिलेट हुआ, और इसे शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो आज भी खुद को ब्लेम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इमोशनली मैनिपुलेट हो रहे हैं। याद रखिए, आपकी आवाज मायने रखती है, आपकी फीलिंग्स वैलिड हैं, और सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा कोई प्यार नहीं होता।